नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के पहले महानिदेशक थे। एएसआई की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुई थी। जेम्स प्रिंसेप वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में पहली बार सम्राट अशोक के शिलालेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1920 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम शुरू हुआ था। दयाराम सैनी ने 1921 में हड़प्पा नामक पहले स्थल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तांबा यानी कॉपर। मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू किया था। उस काल को ताम्रपाषाण काल यानी चैलियोलिथिक एज कहा जाता है, जहां पत्थर और तांबे दोनों का साथ में उपयोग होता था। लोहे की खोज काफ़ी बाद में उत्तर वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था। लोहे का ज्ञान न होने के कारण ही सिंधु घाटी के लोग तलवार जैसी घातक हथियारों से अपरिचित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कालीबंगा जो एक प्रमुख सिंधु स्थल है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ होता है। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन यानी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से दुनिया के सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से एक साथ सात अग्निवेदियाँ यानी फायर अल्टर्स मिली हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों की ओर संकेत करती हैं। कह रहा है कि कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। यानी राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। यह सरस्वती और दृष्टि नदियों के शुष्क मार्ग के बीच स्थित था। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती चरण और परिपक्व चरण दोनों के प्रमाण मिलते हैं। राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान और अन्नागार यानी ग्रेनरी भी मिली है। गुजरात का धौलावीरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। यानी अगर हमसे पूछे सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो धौलावीरा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाने के लिए सामान्यतः किस दिशा का पालन किया जाता था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, उत्तर दक्षिण दिशा। हड़प्पावासी मृत शरीर को उत्तर सिर से दक्षिण पैर की दिशा में लिटाकर दफनाते थे। लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ से युग्म समाधान यानी स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। पंजाब के रोपड़ में एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। हड़प्पा में कब्रिस्तान को R37 और H कब्रिस्तान जैसे नाम दिए गए हैं। शवों के साथ अक्सर बर्तन और आभूषण भी रखे जाते थे, जो उनके पुनर्जन्म में
विश्वास को दर्शाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य आर्थिक आधार यानी व्यवसाय क्या था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा कृषि यानी ऑप्शन डी। सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और उनकी मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। वे दुनिया के पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कपास यानी कॉटन की पैदावार शुरू की थी। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के कपास को सिंटन कहते थे। कृषि के साथ साथ यहाँ उन्नत व्यापार भी होता था जिसमें वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और ओमान जैसे देशों के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग यानी बिना सिटाडेल वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चनहूदड़ो। चनहूदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर था जहां ऊपरी दुर्ग यानी सिटाडेल नहीं पाया गया, जबकि अन्य शहरों को दो भागों में बांटे गए थे। इसे सिंधु सभ्यता का औद्योगिक केंद्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ मनके यानी बीड्स बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से लिपस्टिक, हाथी दांत की कंघी और काजल जैसी सौंदर्य सामग्रियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ की ईंटों पर एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पैरों के निशान भी पाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा सबसे अधिक करते थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पशुपति शिव। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिस पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की आकृति बनी है, क्योंकि ये आकृति आपको दिखाई गई है। इस देवता के चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जैसे जानवर चित्रित हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा भी बहुत लोकप्रिय थी। ये पीपल के वृक्ष, नाग और उभड़ वाले सांड को पवित्र मानकर पूजते थे। पूरी सभ्यता में कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। वे मूर्ति पूजा और प्राकृति पूजा करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की खोज आधिकारिक रूप से किस वर्ष हुई थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1921। राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता को उजागर किया था। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। अगले ही वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। इस सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन यानी सिटी प्लानिंग में गलियां कैसी थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा चौड़ी और सीधी यानी ऑप्शन बी। हड़प्पा के शहरों की मुख्य विशेषता उनकी ग्रिड पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम थी, जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। मुख्य सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थीं और गलियां सीधी रेखा में बनी होती थीं। यहाँ की नल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम बहुत आधुनिक थी। नालियाँ ढकी हुई थीं और उनमें सफाई के लिए मैनहोल भी थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे। सिर्फ लोथल को अपवाद माना। मकान बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जिनका अनुपात 4:2:1 के अनुपात में होता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल यानी नॉर्थ मोस्ट साइट कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर स्थित है। सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में है, जो प्रवरा नदी के किनारे है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगे डोर पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान है, जो दाश्त नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1400 किलोमीटर और
पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है धौलावीरा जो कि गुजरात में है, नगर कितने भागों में विभाजित था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 3 भाग। धौलावीरा अन्य सिंधु शहरों के विपरीत 3 भागों में यानी दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित था। यह नगर गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। यहाँ से दुनिया का सबसे पुराना सूचना पट्ट यानी साइन बोर्ड मिला है, जिस पर 10 बड़े अक्षर लिखे हैं। धौलावीरा अपनी उन्नत जल संचयन प्रणाली यानी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध था। इसे 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नर्तकी की कांस्य मूर्ति यानी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। यह मूर्ति लुप्त मोम विधि यानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक का प्रयोग करके बनाई गई थी। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर है और यह पूरी तरह नग्न अवस्था में है। नर्तकी ने अपने बाएं हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं और वह त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। यह मूर्ति वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी गई है। यह उस समय की धातु ढलाई कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष यानी बोन्स ऑफ हॉर्स प्राप्त हुए हैं? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सूरकोटदा। सूरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। हालांकि सिंधुवासी घोड़े से सामान्यतः परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ से घोड़े के दांत और हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुर से भी घोड़े की मिट्टी की छोटी मूर्तियाँ मिली हैं। सूरकोटदा की खोज 1964 में जेपी जोशी ने की थी। यहाँ से एक अनोखी कब्र मिली है जिसे कलश समाधान यानी पोर्ट बरियल कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लाल रंग। सिंधु सभ्यता के मृदभांड यानी बर्तन मुख्य रूप से लाल या गुलाबी रंग के होते थे। इन लाल बर्तनों पर काले रंग के सुंदर चित्रकारी और डिजाइन बनाई जाती थी। बर्तनों पर मछली, पक्षी, पीपल के पत्ते और ज्यामितीय आकृतियाँ प्रमुखता से बनाई जाती थीं। बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का प्रयोग होता था। मिट्टी के बर्तनों के अलावा टेराकोटा की मूर्तियाँ भी लाल रंग की होती थीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से पूरी तरह अपरिचित थे यानी अनजान थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लोहा। सिंधु घाटी एक कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। लोहे की खोज इसके बहुत बाद यानी 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खदानों से और सोना कर्नाटक के कोलार से मंगाया जाता था। चांदी का प्रयोग भारत में सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही शुरू किया था। लोहा ना होने के कारण उनके पास जंगलों को साफ करने के लिए मजबूत कुल्हाड़ियाँ नहीं थीं। लोहे की कमी की वजह से ही सिंधुवासी युद्ध के बजाय व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भोगवा नदी। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से एक विशाल गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड मिली है जहाँ समुद्री जहाज ठहरते थे। यहाँ से चावल के दाने यानी राइस हस्क के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से फारस की मुहरें मिली हैं जो विदेशों के साथ व्यापार को स्थापित करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु सभ्यता की मुहरें यानी सील्स मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी होती थीं? हमारा सही ऑप्शन होगा सेल खड़ी यानी स्टेटाइट। अधिकांश मुहरें सेल खड़ी एक प्रकार का नरम पत्थर से बनी होती थीं। मुहरों का आकार सामान्यतः चौकोर या वर्गाकार होता था।
इन मोहरों पर एक सींग वाले सांड यानी यूनिकॉर्न, हाथी और बाघ के चित्र मिलते हैं। मोहरों का मुख्य उपयोग व्यापारिक सामान की पहचान और सुरक्षा यानी सीलिंग के लिए किया जाता था। लोथल से बटन के आकार की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन यानी डिक्लाइन का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी निश्चित नहीं है। अलग अलग मत हैं। विद्वान मार्शल और एस.आर. राव के अनुसार भीषण बाढ़ पतन का मुख्य कारण थी। व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण को पतन का जिम्मेदार माना था। और एलिस्टीन के अनुसार जलवायु परिवर्तन और नदियों के मार्ग बदलने से सभ्यता खत्म हुई। 1900 ईसा पूर्व के बाद शहरों का शहरी ढांचा गिरना शुरू हो गया था। वर्तमान में सूखा और पारिस्थितिक असंतुलन को सबसे ठोस कारण माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अन्नागार यानी ग्रेनरी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिली है? अन्नागार। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में ही अन्नागार मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। इसका उपयोग अकाल या आपातकाल के समय के लिए अनाज इकट्ठा करने हेतु होता था। हड़प्पा में भी 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार यानी धान्यगार मिले हैं। ये अन्नागार नदियों के किनारे बनाए जाते थे ताकि व्यापार में आसानी हो। इनके फर्श को नमी से बचाने के लिए ईंटों के चबूतरों पर बनाया गया था। तो ये है आप लोगों का होमवर्क, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।